गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी साहित्य में आदिकाल देख रहे थे और आदिकाल में रासो साहित्य देख रहे थे। रासो साहित्य की प्रवृत्तियां, रासो साहित्य का नामकरण, रासो साहित्य का समय और एक रासो ग्रंथ हम लोग देख चुके थे, खुमान रासो। आज सबसे पहले हम लोग विशलदेव रासो की बात करेंगे कि रासो साहित्य की ये शायद दूसरी क्लास होगी। रासो साहित्य की ये दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास में रासो साहित्य की प्रवृत्तियां, रासो साहित्य के नामकरण, ठीक है उसके बाद रासो साहित्य की भाषा शैली और एक रासो को देख चुके थे जिसका नाम था खुमान रासो। आज सबसे पहले हम लोग विशलदेव रासो की बात करते हैं। रासो ग्रंथों में दूसरा ग्रंथ है विशलदेव रासो। दूसरा ग्रंथ विशलदेव रासो। विशलदेव रासो ग्रंथ के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है, इनको देखिए। अगर इस ग्रंथ के रचनाकार की बात करें कि इसके रचनाकार कौन है, तो विशलदेव रासो के रचनाकार है नरपति नाल। नरपति नाल। और अगर समय की बात करें कि इस पुस्तक का समय क्या है, तो इस पुस्तक का समय अनेक विद्वानों ने अलग अलग माना है, परंतु सर्वमान्य मत जो है वो 1155 ईस्वी है। 1155 ईस्वी है। माता प्रसाद गुप्त 14वीं शताब्दी मानते हैं, मोतीलाल मनारिया 16वीं शताब्दी मानते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा विक्रम संवत 1050 मानते हैं। तो अनेक विद्वान, अगर एचपीडी हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो द्विवेदी जी भी इसका समय अलग मानते हैं। द्विवेदी जी का मानना था कि ये ग्रंथ 1545 से 1560 के मध्य में लिखी गई थी, और शुक्ल जी का मत है कि 1155 में लिखी गई थी, और ये सर्वमान्य मत है। अनेक विद्वानों का अलग अलग है, लेकिन ये मत जो 1155 है ये सर्वमान्य मत है। आप लोग को यही बताना है, ठीक है। अन्य विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत है, सर्वमान्य मत ये है। इसका संपादन किसने किया था, तो विशलदेव रासो का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया था। विशलदेव रासो का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया, जिसमें 128 छंद हैं। कितने छंद हैं? 128 छंद हैं। अर्थात विशलदेव रासो का जो संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया, उस पुस्तक में कितने छंद हैं? 128 छंद हैं। काव्य रूप क्या है इस पुस्तक का, विशलदेव रासो का? इसका काव्य रूप, अगर काव्य रूप की बात करें कि काव्य रूप क्या है, तो ये मुक्तक है। मुक्तक काव्य है। मुक्तक एवं गय शैली में लिखा गया है। गय शैली का मतलब जो गाने योग्य हो, एवं गय शैली। शैली क्या है इसकी? शैली इसकी गय है। इस पुस्तक में प्रधान रस क्या है, तो प्रधान रस इसमें श्रृंगार है, ये वीर रस नहीं है। अगर प्रधान रस, वीर रस की भी प्रधानता इसमें ना के बराबर है। इसमें मुख्यतः श्रृंगार रस की प्रधानता है कि विशलदेव रासो में जो इनकी रानी रहती हैं, रानी राजमती, जो मालवा के परमार वंश की राजकुमारी है, वो जब इनके विरह में 12 महिषा, तो 12 मासा का वर्णन भी सर्वप्रथम इसी पुस्तक में आता है। इसलिए इसका प्रधान रस क्या है? श्रृंगार है। प्रधान रस श्रृंगार है इसका। प्रधान रस इसमें वीर रही है। नायक कौन है? नायक है विशलदेव तृतीय, जिनको विग्रह राज चतुर्थ भी कहा गया है। देख रहे हैं, आज सबसे पहले हम लोग विशलदेव रासो की बात कर रहे हैं। विशलदेव रासो रचनाकार नरपति नाल, समय 1155 ईस्वी, सर्वमान्य समय ये है। अनेक विद्वानों के अनुसार अलग अलग है। विशलदेव रासो का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया था, जिसमें 128 छंद हैं। काव्य रूप इसका मुक्तक एवं गय शैली में है। गय शैली का मतलब जो गाया जाता हो। प्रधान रस इसमें श्रृंगार है। आगे देख लेते हैं इसमें नायक कौन है इस पुस्तक का। अगर नायक की बात करें तो नायक तो विशलदेव ही हैं। विशलदेव तृतीय, इनको विग्रह राज चतुर्थ भी कहा गया है। विशलदेव तृतीय, ब्रैकेट में लिख लीजिए, विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ भी इनको कहा जाता है इतिहास पुस्तक में।
नायिका की बात करें तो नायिका कौन है इस पुस्तक में? नायिका मालवा के परमाणु वंश की राजकुमारी रहती है। नायिका नायिका कौन है? तो नायिका राजमती है। राजमती कौन रहती हैं? तो राजमती मालवा के भोज परमार की पुत्री है। मालवा के भोज परमार, मालवा के भोज परमार की पुत्री है ये, ठीक है। और बिशलदेव कौन रहते हैं? तो अजमेर के चौहान वंशी शासक हैं ये, ठीक है। अगर डीपली प्रश्न आ जाए तो इतिहास में तो इनको जानते होंगे कि बिशलदेव कौन थे, तो ये अजमेर के चौहान वंश के शासक थे। नायिका क्या हो गया? अच्छा एक बात, बिशलदेव रासो का कथानक कितने भागों में मिलता है? तो बिशलदेव रासो का कथानक 4 भागों में मिलता है, ठीक है। लिख सकते हैं इसका कथानक 4 भागों में है। इसका कथानक 4 भागों में है। पहले भाग में क्या है? अगर प्रथम खंड की बात करें कि प्रथम खंड में क्या है, तो प्रथम खंड में इसमें क्या कहा गया है? प्रथम खंड में बिशलदेव और राजमती के विवाह का वर्णन है। प्रथम खंड में क्या है? बिशलदेव और राजमती के विवाह का वर्णन। प्रश्न डीपली आ सकता है इसलिए थोड़ा सा जान लीजिए। प्रथम खंड में क्या है? बिशलदेव और राजमती के विवाह का वर्णन है। विवाह का वर्णन किया गया है किसमें? प्रथम खंड में। अगर हम द्वितीय खंड की बात करें कि द्वितीय खंड में क्या है, द्वितीय खंड में क्या है, तो द्वितीय खंड में राजमती से रुष्ट होकर राजा कहाँ चले जाते हैं? उड़ीसा चले जाते हैं। लिखिए, रानी कौन? राजमती। रानी से रुष्ट होकर, रुष्ट मतलब रूठ कर, रुष्ट होकर राजा अर्थात बिशलदेव का उड़ीसा जाना। कहाँ जाना? उड़ीसा जाना एवं वहां रुकना। ये किस खंड में है? रानी से अर्थात राजमती से रुष्ट होकर बिशलदेव कहाँ चले जाते हैं? उड़ीसा चले जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। इसका वर्णन किस खंड में मिलता है? द्वितीय खंड में। अगर हम तृतीय खंड की बात करें कि इस पुस्तक के तृतीय खंड में क्या है, तो तृतीय खंड देख भी लेते हैं। तृतीय खंड में क्या है? तो तृतीय खंड में राजमती के विरह का वर्णन है। किस शैली में है? 12मासा पद्धति में। राजमती अर्थात रानी, राजमती के विरह का वर्णन, राजमती के विरह का वर्णन इसमें किया गया है। और किस शैली में है? 12मासा पद्धति में है। राजमती के विरह का वर्णन 12 मासा अर्थात 12 महीने जो होते हैं, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक अगहन पूष माघ फागुन, ये जो हिंदी के 12 महीने हैं, उनका 12 माह में रानी की क्या दशा होती है और रानी किस प्रकार विरह की अग्नि में जलती है, उसका वर्णन किया गया है। तो रानी के विरह का वर्णन 12मासा पद्धति में हुआ है। 12मासा पद्धति में हुआ है। एक बात ये, और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि तृतीय खंड में ही राजा उड़ीसा से यानी बिशलदेव उड़ीसा से लौटते हैं। ये भी बात इसी में है। लिख सकते हैं इसमें, एवं राजमती के विरह का वर्णन 12मासा पद्धति में हुआ है एवं राजा का उड़ीसा से लौटना, राजा का उड़ीसा से लौटना, ये भी कहाँ मिलता है? ये भी तृतीय खंड में मिलता है। हो गया। एक बचा चतुर्थ खंड। चतुर्थ खंड में
क्या है देख लेते हैं, लिख लिया यहाँ तक। अगर आए चतुर्थ खंड, तो चतुर्थ खंड में क्या है? चतुर्थ खंड, तो चतुर्थ खंड में क्या वर्णन किया गया है? भोज परमार की पुत्री कौन रहती है? राजमती। तो राजमती का घर ले आना तथा विसलदेव का नहीं, 1 सेकंड रुकिए। राजमती का घर ले आना, इसमें थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि क्या हुआ था इसमें। इसको स्पष्ट रूप से लिख लीजिए, समझिएगा नहीं ऐसे। लिखिए, भोज परमार, भोज परमार द्वारा अपनी पुत्री कौन थी? राजमती को घर ले आना, ठीक है, तथा विशलदेव द्वारा उसे पुनः कहाँ लाना? अजमेर लाना, अजमेर लाना। ये बातें इसमें हुई थी। हुई क्या थी कि तृतीय खंड के बाद जो कथा चलती है उसमें रानी की दशा का हाल की जानकारी इनके पिता भोज परमार को होती है। तो भोज परमार अपनी पुत्री को अजमेर से अपने मायका अर्थात अपने गांव भोज परमार ले आते, जाके इनके पिता ले आते हैं। कहाँ? तो मालवा ले आते हैं, क्योंकि मालवा के राजा भोज परमार रहते हैं। अपनी पुत्री को ले आते हैं। जब विशलदेव लौटते हैं तो पता चलता है कि रानी यहाँ नहीं है, रानी अपने मायके चली गई है। तो राजा पुनः जाके उसको अपने मायके से ससुराल अर्थात अजमेर लाते हैं। ये कथा किसमें है? ये कथा चतुर्थ खंड में कहा गया है। कुछ बातें इसमें के बारे में, और ये तो कथानक देख रहे थे हम लोग। तो कथानक जो है कितने भागों में है? कथानक इसका 4 भागों में है। चारों भाग में क्या वर्णन है ये हम लोग देख चुके हैं। कुछ बातें और देख लेते हैं इस खंड पुस्तक के बारे में। पहली बात तो ये कि ये श्रृंगार रचना है, तो लिख सकते हैं यह श्रृंगारिक गय काव्य है, मतलब गाया जाने वाला काव्य है। यह श्रृंगारिक गय काव्य है। एक बात तो ये, इसमें एक बात अभी आप लोग को बताए थे कि रानी का जो विरह वर्णन है वो किस शैली में है? तो 12 मासा पद्धति में है। तो ये भी याद रखिएगा कि 12 मासा पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग विशलदेव रासो में ही किया गया था। ये लिख ही लीजिए, तो आप लोग कितना याद रखिएगा मुझे भी पता है। लिख सकते हैं हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा पद्धति का वर्णन विशलदेव रासो में किया गया। विशलदेव रासो, हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा पद्धति का वर्णन विशलदेव रासो में किया गया। ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई कि विशलदेव रासो में सबसे पहले 12 मासा पद्धति का वर्णन किया गया। इसके बाद तो अनेक पुस्तकों में भी 12 मासा का वर्णन किया गया, लेकिन सर्वप्रथम किस पुस्तक में आती है? तो सर्वप्रथम आती है विशलदेव रासो में। और कुछ बातें, ये इस पुस्तक में सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। वर्तमान कालिक क्रिया लिख सकते हैं, इसमें सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया गया। क्रिया का प्रयोग किया गया है।
इसमें सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। और कुछ बातें तो इसके बारे में महत्वपूर्ण नहीं है और ये काफी भी हो गई है इसके बारे में। तो ये थी विशलदेव रासो के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। विशलदेव रासो एक बार देख लीजिए। रचनाकार नरपति नाल, समय 1155 ईस्वी। विशलदेव रासो का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया था, जिसमें 128 छंद हैं। काव्य रूप इसका मुक्तक है और गय शैली में है। प्रधान रस इसमें श्रृंगार है। नायक विशलदेव तृतीय है, जो अजमेर के चौहान वंश का शासक रहता है, और राजमती जो मालवा के भोज परमार की पुत्री रहती है। इसे कथानक 4 भागों में है। प्रथम खंड में विशलदेव और राजमती के विरह का वर्णन किया गया है। द्वितीय खंड में रानी से रुष्ट होकर राजा उड़ीसा चल जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। तृतीय खंड में राजा के चले जाने के बाद नायिका की जो दशा होती है विरह के माध्यम से, क्योंकि राजा से दूर रहते हैं, तो इसमें 12 मासा शैली का प्रथम प्रयोग भी इसी पुस्तक में किया गया है। और 12 मासा पद्धति का सर्वत्र वर्णन और 12 मासा पद्धति क्या होती है, इसको समझने के लिए आप लोग एक पुस्तक को जानते भी और पढ़े भी होंगे, नागमती वियोग खंड पद्मावत भाग 2, मलिक मोहम्मद जायसी। उसमें और अच्छा है ना। तो रानी तृतीय खंड में क्या है, राजमती से का विरह, राजमती के विरह का वर्णन 12 मासा पद्धति में हुआ है, एवं राजा का उड़ीसा से लौटना। ठीक है। चतुर्थ खंड में भोज परमार को जब ये जानकारी मिलती है कि हमारी पुत्री बहुत कष्ट में है, पीड़ा में है, दुख में है, संताप में है, तो ये अपनी पुत्री को अपने मायका पहुंचा देते हैं, अर्थात अपने देश मालवा ले आते हैं। जब राजा को पता चलता है कि रानी अजमेर में ना होकर मालवा में है, तो राजा जाकर यानी विशलदेव जाकर उनको मालवा से अजमेर लेके आते हैं। ये कथा इतने में रूप थी। ये श्रृंगारिक गय काव्य है। इसमें सर्वप्रथम 12 मासा पद्धति का वर्णन भी किया गया है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा पद्धति का वर्णन विशलदेव रासो में किया गया है। इसमें सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रिया का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है। स्वयं रचनाकार जो थे अर्थात नरपति नाल ने अपनी रचना विशलदेव रासो को रामायण कहा था। पता है, ये कहे थे अस्त्री रसायन करूं बखाना। ठीक है, सॉरी रामायण बोल रहे हैं, स्त्री रसायन कहा था। एक लाइन लिख लीजिए ये बातें कि नरपति नाल इसके रचनाकार हैं। नरपति नाल ने अपनी रचना विशलदेव रासो को स्त्री रसायन कहा था। स्त्री रसायन कहा। ये बातें भी मोस्ट है। तो इसके साथ ही विशलदेव रासो भी आज समाप्त हुआ। विशलदेव रासो के बाद अगला रासो काव्य हम लोग देखते हैं। सबसे पहले खुमान रासो देख लिए, विशलदेव रासो हो गया। विशलदेव रासो के बाद आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले परमाल रासो नंबर 2। पहला तो हम लोग देख चुके थे, कौन सा, सबसे पहले खुमान रासो देख चुके थे। खुमान रासो के बाद अच्छा आज दूसरे नंबर से शुरू ही किए हैं, यानी खुमान रासो हो चुका था, आज विशलदेव रासो। तो नंबर 3 में देख लीजिए, लिखिए परमाल रासो। नंबर 3 परमाल रासो। 2 हो चुका है, परमाल रासो। अगर परमाल रासो की बात करें तो परमाल रासो के रचनाकार कौन है? रचनाकार जगनिक है। इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार जगनिक है। रचनाकार कौन है? रचनाकार जगनिक है। समय क्या है? परमाल रासो का समय क्या है? तो समय माना जाता है विक्रम संवत में। विक्रम संवत कितना? तो 1230 माना जाता है। विक्रम संवत 1230 इसका समय माना जाता है। इसका वर्ण विषय क्या है? इसमें क्या कथा है? ऐसे इसमें प्रधानता किसकी है? प्रधानता इसमें वीर रस है। इसमें देखिए परमर्दी देव कहा गया है परमाल को। तो परमर्दी देव की सेना में शामिल महोबा के 2 वीर रहते हैं। ठीक है, महोबा के 2 वीर सरदार हैं। एक का नाम
महोबा के दो वीर सरदार हैं, एक का नाम है आल्हा और एक का नाम है उदल। उन्हीं की वीरता का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। परवर्ती देव के राज्य में महोबा के दो सरदार रहते थे, आल्हा और उदल। उन्हीं का इसमें वर्णन किया गया है। थोड़ा सा देख लीजिए इसके बारे में, फिर आगे बात हम लोग करते हैं। चलिए, इसमें परमर्दी देव किसे कहा गया है? परमाल को कहा गया है। इसमें परमर्दी देव, ये परमर्दी देव कहाँ के शासक रहते हैं? ये कलिंजर के शासक रहते हैं, लिख सकते हैं। परमर्दी देव परमाल कलिंजर के शासक, कालिंजर के शासक। परमर्दी देव या परमाल कहाँ के शासक थे? तो कालिंजर के शासक थे। इसमें परमर्दी देव यानी परमाल कालिंजर के शासक की सेना में महोबा के दो वीर सरदार, क्या नाम क्या था? वीर सरदार आल्हा एवं उदल, की वीरता का वर्णन है। वीरता का वर्णन। इसमें परमर्दी देव कलिंजर के शासक जो थे कि सेना में महोबा के दो वीर सरदार आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है। ये वीरता कहाँ दिखाई थी? तो पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने में अपनी अद्भुत वीरता का प्रदर्शन भी किया था इन्होंने। याद रखेंगे, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जो युद्ध लड़ा था उसमें अपनी वीरता का अद्भुत प्रदर्शन इन दोनों ने दिखाया था। चलिए इसके बारे में और बातें हम लोग समझते हैं। ये रासो जो है महत्वपूर्ण है, परमाल रासो महत्वपूर्ण है। थोड़ा इसके बारे में जानना ज्यादा पड़ेगा। इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन किसने करवाया था? लिख सकते हैं। इस रचना का ये फर्रुखाबाद के वर्तमान कलेक्टर थे जिनका नाम था चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में आल्हा खंड के नाम से इसका प्रकाशन करवाया था। लिख सकते हैं। इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन फर्रुखाबाद के तत्कालिक इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर, क्या नाम था? चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में आल्हा खंड के नाम से करवाया। आल्हा खंड के नाम से करवाया। ये एक बातें हो गई। इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में आल्हा खंड के नाम से करवाया था। किसका? परमाल रासो का। स्पष्ट है? आगे देखते हैं इसके बारे में और बातें। 1920 में किसने किया था? तो श्याम सुंदर दास ने किया था। आगे लिखिए। 1920 ईस्वी में श्याम सुंदर दास
1920 ईस्वी में श्याम सुंदर दास ने इसका प्रकाशन परमाल रासो 1920 में श्याम सुंदर दास ने इसका प्रकाशन परमाल रासो के नाम से करवाया। ये बात भी याद रखेंगे। सर्वप्रथम चार्ल्स इडियट ने 1865 ईस्वी में आला खंड के नाम से इसका प्रकाशन करवाया था परमाल रासो का, परंतु 1920 ईस्वी में इसके बाद श्याम सुंदर दास जी ने परमाल रासो नाम से ही इस पुस्तक का प्रकाशन 1920 ईस्वी में करवाया था। कहाँ से करवाया था इन्होंने? तो श्याम सुंदर दास ने इसका प्रकाशन परमाल रासो के नाम से जो करवाया वो नागरिक प्रचारणी सभा कांसी से करवाई थी। ठीक है। किस विद्वान ने इसको पृथ्वीराज रासो का ही एक भाग माना है? ये प्रश्न भी पूछी गई है कि परमाल रासो को कौन से विद्वान ने पृथ्वीराज रासो का एक भाग माना है? तो वाटरफील्ड ने माना था। लिख सकते हैं, वाटरफील्ड ने इसे पृथ्वीराज रासो का ही एक भाग मानते हैं, एक बात तो ये हो गया। तथा अंग्रेजी में भी अनुवाद यही किए थे, अंग्रेजी में भी अनुवाद किया। वाटरफील्ड दो काम किए, एक तो परमाल रासो का ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर दिए और एक काम क्या किए, ये पृथ्वीराज रासो का ही एक भाग इसको परमाल रासो को मानते हैं। इसमें है क्या? तो इस रचना में वीर बनाफरों द्वारा बनाफरों के कितने युद्धों का वर्णन है? इस रचना में वीर बनाफरों के 52 युद्धों का वर्णन किया गया है। 52 युद्धों का वर्णन किया गया है। एक याद रखिएगा कि परमाल रासो में वीर बनाफरों के 52 युद्ध का वर्णन भी मिलता है। स्पष्ट है? यह कैसी रचना है? तो यह भी मुक्तक एवं गय रचना है। यहाँ का प्रत्येक लाइन अपने आप में एक प्रश्न है, इस बात को याद रखें। जो मैं लिखा रहा हूँ या जो आप लोग लिख रहे हैं वो प्रत्येक लाइन अपने आप में एक प्रश्न है। यह मुक्तक एवं गेय रचना है। गेय रचना का मतलब जो गाई जा सकती है या गाई जा सके। यह मुक्तक एवं गेय रचना है। इसके पद वर्षा ऋतु में कहां कहां गाए जाते हैं? तो देख सकते हैं, परमाल रासो के पद वर्षा ऋतु में बुंदेलखंड, महोबा, परमाल रासो के पद वर्षा ऋतु में बुंदेलखंड, महोबा के आसपास गाए जाते हैं। एक बात तो ये हो गई। किस बोली में ये रचित है? तो ये वनाफरी बोली में भी रचित है, ये भी याद रखेंगे। यह पुस्तक वनाफरी बोली में रचित है। वनाफरी
बोली में रचित है। यह पुस्तक बनाफरी बोली में रचित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इस पुस्तक को भी पृथ्वीराज की तरह अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। ये भी लिख सकते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे भी पृथ्वीराज रासो की तरह अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसको भी क्या मानते हैं? इसको भी मानते हैं कि यह भी एक अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ है। ठीक है, इसकी दो पंक्तियां आप लोग जरूर याद रखेंगे। सदा तरैया ना बन फूले वाली एक पंक्ति और एक 12 बरस ले कुकर जिए। लिखिए प्रसिद्ध पंक्ति, दो पंक्ति जरूर याद रखिएगा, या चर्चित पंक्ति। चर्चित पंक्तियां किस पुस्तक की? तो परमाल रासो की। पहली पंक्ति ये है, सदा तरैया ना बन फूले यारों सदा न बसंत होए। सदा तरैया, तरैया मतलब समझते हैं? तरैया बोलते हैं कि वर्षा ऋतु में क्या होती है कि खेतों में, हमारे खेतों में जहाँ गड्ढे जम होते हैं वहाँ पे पानी जम जाती है, तो देखने में वो तालाब की तरह लगती है कि एक तालाब है, लेकिन वो क्या है कि वर्षा ऋतु में ही पानी के जमाव के कारण वैसा बन जाता है, उसको तरैया बोलते हैं। सदा तरैया ना बन फूले, ना बन फूले, सदा तरैया ना बन फूले यारों सदा न बसंत होए। यारों सदा न बसंत होए। एक पंक्ति तो ये हो गई। इसी की दूसरी पंक्ति लिखिए, स्वर्ग मड़ैया सब काहू को। स्वर्ग मड़ैया, मड़ैया समझते हैं? घास फूस से एक घर का निर्माण, घर जैसी आकृति का निर्माण करना मड़ैया कहलाता है। स्वर्ग मड़ैया सब काहू के, सब काहू को होगा। स्वर्ग मड़ैया सब काहू को यारों सदाना, यारों सदाना जीवन होए, जीवन होए। ये हो गई इसकी दूसरी पंक्ति। ठीक है, प्रमाल रासो की पहली पंक्ति ये हो गई, सदा तरैया ना बन फूले यारों सदा न बसंत होए, स्वर्ग मड़ैया सब काहू को यारों सदा न जीवन होए। इसकी दूसरी पंक्ति अगर देखें तो दूसरी पंक्ति ये थी कि 12 बरस ले कुकर जिए, उसके बाद मर जाइए। यही पंक्ति मतलब है ना, 12 बरस ले कुकुर जीवे, कुकुर बोलते हैं कुत्ता को। 12 बरस ले कुकुर जीवे, 12 बरस ले कुकुर जीवे, ओ 13 ले जिए सियार, ओ 13 लो जीवे सियार। 12 बरस ले कुकुर जीवे और 13 ले जिए सियार। सियार बोलते हैं लोमड़ी को। ओ 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, बरस 18 छत्री जीवे। जिस तरह से लिख रहे हैं उसी तरह से लिखिएगा, छत्री को तद्भव बना के लिखिए, तत्सम में नहीं। बरस 18 छत्री जीवे, उसके बाद क्या करना है? आगे जीवन को धिक्कार, आगे जीवन को धिक्कार।
ये पंक्ति भी इसी की है। 12 बरस ले कुकुर जीवे, अर्थात 12 बरस कुत्ता जीता है। ओ 13 ले जीवे सियार, और 13 बरस सियार जीता है। बरस 18 छत्री जीवे, छत्री का जीवन 18 वर्ष का होता है। आगे जीवन को धिक्कार, मतलब आगे जाके सुसाइड कर लीजिए, कहने का मतलब यही था ना? नहीं, ये पंक्ति वीर रस से प्रभावित है और इसमें वीर रस का वर्णन किया गया है कि क्षत्रिय का जीवन जो महत्वपूर्ण होता है वो 18 वर्ष का ही होता है, और 18 वर्ष के ही आल्हा और उदल जो सरदारों का वर्णन है। इनकी आयु भी तो लंबी नहीं थी, लेकिन अपनी अद्भुत वीरता के कारण आज भी अमर हैं, कहने का मतलब ये था इसमें। तो ये पंक्ति इस प्रकार की है। तो ये बातें किसके बारे में हो गई? ये बातें हो गई आप लोग का परमाल रासों के बारे में। तो आज लगभग हम लोग 2 रासो ग्रंथ को देख चुके हैं, एक तो विशलदेव रासो और एक परमाल रासो को देख चुके हैं। देखिए, परमाल रासो रचनाकार जगनिक, समय विक्रम संवत 1230 ईस्वी, विक्रम संवत 1230। इसमें परमर्दिदेव परमार के ये कहाँ के शासक थे? कलिंजर के शासक की सेना में महोबा के 2 वीर सरदार आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है। इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में आल्हा खंड के नाम से करवाया। इसके बाद 1920 ईस्वी में श्याम सुंदर दास ने इसका प्रकाशन परमाल रासो के नाम से करवाया था। कहां से? तो नागरी प्रचारणी सभा कांसी से करवाई थी। वाटरफील्ड ने इसे पृथ्वीराज रासो का ही एक भाग मानते हैं और अंग्रेजी में इसका अनुवाद कर दिए। ठीक है। इस रचना में वीर बनाफरों का मतलब होता है, बनाफरी एक जाति थी। ठीक है, बनाफरी एक जाति है और एक बोली भी है। तो उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती थी वो बनाफरी कहलाती थी, और ये जो जाति थी वो बनाफर कहलाती थी। तो इस रचना में वीर बनाफरों के 52 युद्धों का वर्णन किया गया है। यह मुक्तक एवं गय रचना है। परमाल रासो के पद वर्षा ऋतु में बुंदेलखंड, महोबा, ठीक है, महोबा, बेसबाड़ा आदि के आसपास गाए भी जाते हैं। महोबा के बाद बेसबाड़ा भी लिख सकते हैं, गाए जाते हैं। आगे आइए। यह पुस्तक बनाफरी बोली में रचित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे पृथ्वीराज रासो की तरह ही अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, कि मतलब ये पूर्ण प्रमाणिक नहीं है और ना अप्रमाणिक कह सकते हैं, बल्कि अर्ध प्रमाणिक है। इसकी 2 चर्चित पंक्तियां थी। कितनी थी? 2। एक क्या है? सदा तरैया ना बन फूले, यारो सदा न बसंत हो, स्वर्ग मड़ैया सब काहू को, यारो सदा न जीवन होए। और एक 12 बरस ले कुकर जीवे, और 13 ले जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार, मतलब सुसाइड कर लीजिए। नहीं, बल्कि ये वीर रस से प्रभावित पंक्ति है। तो आज इतना ही हम लोग देखेंगे। अगले क्लास में अब जो रासो ग्रंथ छोटे छोटे बचे हैं, जैसे बचा होगा हमीर रासो, ठीक है, हमीर रासो के बाद विजयपाल रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जयचंद्रिका, इनको देखने के बाद पृथ्वीराज रासो को देखेंगे, क्योंकि पृथ्वीराज रासो एक बड़ी क्लास होगी, लगभग मेरे ख्याल से वो 2 क्लास उसमें लग जाएगी। तो उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे पृथ्वीराज रासो को। तो इस क्लास में आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग व्याकरण की क्लास में मिलेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।